गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? गति। ठीक है, आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्या था वो पहला चैप्टर? विज्ञान और मापन। उसका मैंने न्यूमेरिकल भी कवर किया। ठीक है, पिछली क्लास में। उसको मन लगा के पढ़िए और रिवीजन कीजिएगा मन लगा के। ठीक है, नहीं तो इधर से आया उधर चला जाएगा। इसको इधर उधर जाने नहीं देना है। चलिए देखिए, इसमें देखते हैं। पहले गति से पहले हमको समझना पड़ेगा विराम, तभी तो गति के विषय में समझोगे ना। पहले क्या क्या जानना होगा? विराम। देखो विराम में होता क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। विराम में कहा जाता है। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना। अब देखिए इसमें क्या करा है। किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, जैसे कोई वस्तु है, ये क्या आपका वस्तु है, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य मतलब कोई दूसरा वस्तु, जैसे ये हो गया और आपका जो भी दीवार है, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, मैं हूं, इसकी अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो। समय के साथ बदल रहा है नहीं ना, स्थिर है, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। तो ये क्या है आपका? अभी विराम में है। समझ में ना, फिजिक्स के लैंग्वेज में यानी भौतिकी के लैंग्वेज में आपको कैसे बताना है विराम क्या है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, ठीक है, स्थान क्या हो? समय के साथ उसका स्थान चेंज ना हो, यानी कि स्थिति चेंज ना हो, तो क्या कहा जाएगा? वो विराम अवस्था में। जैसे कमरे की दीवार, किताब, पौधा इत्यादि। अब देखिएगा पौधा जो है ना सीधा खड़ा रहता है, बिल्कुल रहता है ना। समय के साथ वो अपना स्थान चेंज नहीं करता। समय के साथ यानी कि समय भाग रहा है, भाग रहा है। दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, लेकिन वो बेचारा जहां तहां खड़ा ही है, स्थिर। तो वो क्या है? स्थिर है। ठीक है, अब चलिए देखिए गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, किसके? अन्य वस्तु मतलब कोई दूसरा वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे देखिएगा, समझे कुछ? क्या समझे आप? समय भी चल रहा है ना। देखिएगा समय मान के चलिए अभी स्टॉपवॉच हम लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिए और मैं भी भागना शुरू कर दिया, भाग रहा हूं। कुछ समझ रहे बात को? यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है और मेरा स्थान भी चेंज हो रहा है। पहले मैं यहाँ था, दौड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा ना, यानी कि समय के साथ क्या हुआ? स्थान चेंज हुआ, यानी कि उसकी स्थिति में बदलाव आई, तो क्या हो गया? तो क्या कहेंगे? वो वस्तु कैसी है? गति में है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? कि वो गति में है। जैसे चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ जैसे कि मैं दौड़ रहा था यानी दौड़ता हुआ बालक इत्यादि। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है। एक्चुअली ये अपेक्षा यानी कि तुलना किया जाता है किसी से। जैसे कि मान के चलिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, चेयर मिल गया, बैठ गए, ट्रेन चलना शुरू कर दिया। अब देखिए यदि आपको कहा जाए कि आप जो ट्रेन में बैठे हैं आप स्थिर हैं या आप गति में हैं, तो क्या बताइएगा? आप तो बोलिएगा मैं क्या बोलूं यार, ट्रेन चल रहा है तो गति में हूं और हम तो स्थिर ही हूं बैठा हुआ, मैं तो हिल भी नहीं रहा। अब क्या बोलिएगा? एक्चुअली यहाँ पर तुलना किया जाता है किससे? यदि हम ट्रेन से तुलना करें तो क्या है? हम स्थिर हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का दीवार जैसे है उसी जगह है और हम भी उसी जगह हैं। तो क्या है? यदि ट्रेन की से तुलना करेंगे तो हम स्थिर हैं। लेकिन अगर यदि बाहर में जो जमीन है, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग है, उससे तुलना करेंगे ना तो बोलेंगे नहीं हम गति में हैं। इसीलिए गति या विराम अवस्था का फैसला तभी होगा, तभी आप निकाल पाएंगे जब किसी से आप तुलना करेंगे, यानी कि अपेक्षा करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्या? अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, उनके अपेक्षा में। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आता है, हो सकता है घुमा के पूछ दे कि यदि आप ट्रेन में बैठे हो तो बताइए आप ट्रेन की अपेक्षा क्या है, स्थिर है या फिर गति में है? तो क्या बोलेंगे? ट्रेन तो चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन हम ट्रेन की अपेक्षा स्थिर है। यदि बोलेगा कि यदि बाहर में जो बिल्डिंग खड़ी है और ट्रेन गति में है तो उसकी अपेक्षा हम क्या है? हम भी गति में है भाई, क्यों? बिल्डिंग वहां है, देखिए हम तो भाग रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक डाउट क्लियर हो गया आपका। गति कई प्रकार का होता है। आप देखिएगा सिलाई मशीन देखे हैं, पैर से मारने वाला, ठक 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 ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं।
पूरा नहीं घुमाते, पैर मारते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं तो कहीं देखते हैं कि आप ऑटोमेटिक उसका चक्का पूरा घूमने लगता है, घूमता है ना। और उसके बाद देखते हैं सुई ऐसे ऐसे खाली करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे करता है ना। उसी में देखिए कितना तरह का गति हो गया। एक गति हो गया जो कि बिल्कुल, और दूसरी गति देखिए क्या होता है उसमें, जब आप कपड़ा दीजिएगा ना, कपड़ा सीधा पीछे निकलते जाता है, बिल्कुल सीधा निकलता है ना। देखिए उसमें कितना गति है। सबसे पहला गति ऐसे ऐसे किया आपने तो क्या हो गया आपका, एक ही जगह पे क्या कर रहा है, वो दोलन कर रहा है, पहला गति हो गया। ठीक है, एक ही जगह पे बताऊंगा अभी क्या होता है दोलन गति, अभी ऐसे समझा रहा हूं। और दूसरा देखिए, जब गोल गोल घूमता है तो कौन सी गति हो गया, वृत्ताकार पथ पे घुमा तो वृत्तीय गति, समझ रहे हैं ना। और दूसरा देखिए, जब कपड़ा है आपका इधर से उधर सीधा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सीधा निकल रहा है, तो वो हो गया आपका रैखिक गति। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है गति कई प्रकार का होता है, जैसे रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये आवर्त गति ये होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं चारों होता क्या है। हाँ तो चलिए देख लेते हैं गति के प्रकार। ठीक है, पहला देखते हैं रैखिक गति। वह गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि जिसमें वस्तु बिल्कुल सुई सीधी रेखा में गमन करे उसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक गति। कोई वस्तु मान लीजिए ऐसा है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी सीधा लाइन पे चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, रैखिक गति। ठीक है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली डिस्को है, उससे जो निकलेगा कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे जाएगा नहीं ना, बिल्कुल सीधा जाएगा, तो वो क्या हो गया आपका रैखिक गति। किसकी रैखिक गति होगी, उसका जो दाना निकला ना गोली छोटा वाला, उसको क्या बोलेंगे हम, वो जो चल रहा है सीधी रेखा में चल रहा है, यानी कि रैखिक गति में है। वो सीधी रेखा में चलने वाली ट्रेन, मान के चलिए पटरी कोई बिल्कुल सीधा हो, नाक के सीधा में बिल्कुल बराबर, और उस पर कोई ट्रेन चल रही है तो क्या बोलेंगे, वो रैखिक गति में यानी कि सीधी रेखा में है, उसको बोलेंगे उसका रैखिक गति है। ठीक है, यदि वो जिस गति में चलेगा। अब देखिए कोई मान लीजिए आप वृत्त बना लिए। क्या है वृत्त, मतलब गोल है पूरा, हम बना नहीं पाए हाथ से, लेकिन मान लीजिए पूरा शुद्ध गोल है, ये थोड़ा शुद्ध गोल हुआ ना। ठीक है, इस पे आप खड़े हैं, ये आप ही है ना। देखिए हाथ आपका हो गया, मुंह हो गया, पैर भी हो गया। यदि आपको इस पे दौड़ना पड़े, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा कि आप जो है वृत्तीय पाथ पर दौड़ रहे हैं, यानी कि आपके अंदर आप जो चल रहे हैं वो वृत्तीय गति है आपकी, यानी आप जो भाग रहे हैं उसके ऊपर कौन सी गति है, वृत्तीय गति है आप में। ठीक है, कहने का मतलब हुआ इसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, जो वृत्ताकार पथ है उसके ऊपर चलती है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है, इस सब में कुछ नहीं, हवा ही है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा है ना। अब थोड़ा सा जो है ना हवा इसको क्या बोलते हैं, ये अच्छा वाला है। देखिए अब दोलनी गति, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है। एक निश्चित बिंदु पर, मान चलिए कोई निश्चित बिंदु ये है, समझ में आया, एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे चलेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, या फिर कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक निश्चित बिंदु पे रहेगा। समझ पा रहे हैं ना। जैसे देखिए कैसे, एक निश्चित बिंदु इसका बना लिए, संजोग से था बगल में पड़ा हुआ, क्या है पता है, नहीं पता है, पहले बता देते हैं। यह है झाल, ठीक है, कीर्तन भजन में काम आता है, रामधुनी में। ये देखिए, अब इसको देखिए, निश्चित बिंदु इसको मान लीजिएगा, ठीक है, इधर डाल दिए, निश्चित बिंदु किधर उधर कर रहा है ना, ये क्या हो गया आपका, कौन सा गति, दोलनी गति हो गया। आया समझ में। अब देखिए झूले की गति, जब झूला पे झूलाते ना, ऐसे करके बिठा देते हैं, ऐसे धक्का देते हैं, चलता है ना। देखिए एक निश्चित बिंदु पे इधर उधर कर रहा है ना, ये क्या हो गया आपके, दोलनी गति। और दूसरा क्या है, घड़ी के पेंडुलम, कभी देखें पेंडुलम, घड़ी में एक पेंडुलम लगा होता है, कोई घड़ी देखे इस लटका होता है लोहा वाला, जब 6 बजता है 6 बार टन 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 करता है, वो क्या आपका पेंडुलम उसको बोलते हैं। ठीक है, वो भी दोलनी गति है। देखिएगा अपने स्थान पे ऐसे ऐसे मूव करता है ना। चलिए ठीक है, ये तो समझ गया आप दोलनी गति। अब थोड़ा सा आवर्त गति आपको समझना पड़ेगा। आवर्त का मतलब क्या होता है, पेरियोडिक मोशन, यानी कि पेरियोड मतलब कुछ पीरियड मतलब कुछ समय अंतराल। ठीक है, वो निश्चित समय को बांध के चलेगा। जैसे क्या समझाता हूँ, इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित
अंतरालों पर दोहराती है, निश्चित अंतराल पे दोहराएगी। ठीक है, समय के साथ। जैसे देखिए यहाँ पर है मध्य बिंदु ये हुआ, पहले कहाँ यहाँ आया, फिर बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, समय वही लगना चाहिए। यदि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2 सेकेंड लगा तो यहाँ से यहाँ तक भी जाने में 2 सेकेंड लगना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आने में 2 सेकेंड लगना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। यानी कि निश्चित समय अंतरालों को दोहराना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वो आवर्त गति होगा। दोलनी गति में क्या था, अरे कोई नहीं, यहाँ से आने में 3 सेकेंड लगा, यहाँ 2 सेकेंड में पहुँचा देंगे तो कोई बात नहीं। दोलनीय गति है, डोलिए रहा है ना। डोलनी मतलब क्या होता है, डोल लिए रहा है, चाहे जैसे भी डोले। ठीक है, वो क्या हो गया, दोलनी गति। लेकिन आवर्त गति में क्या है, टाइम फिक्स है भाई। यदि यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लगा तो यहाँ से वहाँ तक जाने में भी 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। ये हो गया आपका आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, समझ गए। चलिए ठीक है। जैसे झूले की गति, अब मान के चलिए, देखिए दोनों में झूला गति है ना, समझिएगा बात को। इसमें क्या है, झूला ऐसा है जो कि निश्चित समय अंतराल पे दोहरा रहा है। ठीक है, इसमें क्या, सिलाई मशीन के सुई की गति की मान चलिए समान स्पीड से उसको मैं पेडल मार रहा हूँ, ऐसे 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 करता है नीचे ऊपर सुई उसका, यानी कि सही समय ऊपर गया अगर दी आधा सेकेंड में, नीचे भी आधा सेकेंड में, आधा सेकेंड, आधा सेकेंड, आधा सेकेंड, आधा सेकेंड। समझिएगा बात को। तो क्या हो गया, वो आवर्त गति। और एक बात याद रखिएगा, आवर्त गति दोलनी गति हो सकता है, लेकिन दोलनी गति आवर्त गति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे बस चाहे निश्चित समय पे चले या फिर अनिश्चित समय पे दोहराए, वो तो दोलनीय कहलाएगा ना। लेकिन यदि ये अनिश्चित समय पे दोहरा दिया, वो सिर्फ दोलनी रह जाएगा, आवर्त नहीं रहेगा। बात समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका गति के कुछ प्रकार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दूरी। क्या देखेंगे? दूरी और विस्थापन। इस दोनों को अच्छी तरह से समझना है, ध्यान रखिएगा। क्यों? इसी दूरी और इसी विस्थापन की वजह से है ना, इसी विस्थापन पर पूरा फिजिक्स घूमते रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा इस दोनों में थोड़ा क्या अंतर है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, थोड़ा समझिएगा। हाँ, और जो केमिस्ट्री का क्लास कर रखे हैं ना, तो उसको शायद क्लास नंबर 6 में बता रखा हूँ। ठीक है, उसको पता होगा ये सब। जो डायरेक्ट फिजिक्स देख रहे हैं केमिस्ट्री छोड़ के, उनके लिए भी कोई बात नहीं, उसी तरह शुरू से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा उससे ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, उसमें बस बेसिक के तौर पे, मोटे तौर पे बताया था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बताया था। ठीक है, चलिए, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसको भी रहने देते हैं साइड में। साइड में नहीं, यहीं पे रहेगा। कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ा ऐसे कर देंगे, साइड चला जाएगा। चलिए देखिए, ये क्या आपका पेड़। पहले मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, पीछे क्या है, पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है पूरा। एक क्या है, क्या बोलते हैं, एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़। पेड़ तो कई होते हैं गाँव में, जंगल में। और एक दूसरा क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कल्पना कीजिए, एक गांव है, पहाड़ी एरिया है, एक पेड़ है बड़ा सा, और कुछ दूरी पर, यानी कितना दूरी पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है। ठीक है, पहाड़ी एरिया में आपको पता है जाने आने में बहुत परेशानी होती है। शायद जो पहाड़ी एरिया में गए होंगे या फिर रहे होंगे, कभी रास्ता ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे, पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे चलेगा। बस किसी तरह वहाँ पहुँचना होता है। और एक रास्ता होता है नदी वाला, जो दोनों पहाड़ों के बीच से सीधा निकलता है, वो बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए ये क्या है, ये नदी वाला रास्ता है, बिल्कुल सीधा जाने वाला। यदि हम नदी के रास्ते से बिल्कुल सीधा जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, 3 मिनट, और दूरी तक कितना करना पड़ता है, 6 किलोमीटर। और सीधा ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा टेढ़ा, बिल्कुल सीधा है, रैखिक गति की तरह। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखिए, दूसरा देख लेते हैं। एक दूसरा रास्ता है जो कि घूम घूम के जाता है, पहाड़ को आसपास से निकलते हुए, देख रहे हैं, ऐसे 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 करके जाता है। वही वहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। और दूरी कितना है, 10 किलोमीटर माना हुआ है कि इसके बीच की दूरी यदि घूम के जाइएगा तो 10 किलोमीटर, और समय लगेगा आपको 5 मिनट। यदि आप इधर से जाते हैं तो अब 6 किलोमीटर पहुँच जाइएगा 3 मिनट में। ठीक है, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे। यदि अब बोला जाए कि इसमें ये 6 किलोमीटर क्या है और ये 5 मिनट क्या है, ये 10 किलोमीटर क्या है,
देखिए, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है, इसमें दिशा निश्चित नहीं होती। किसमें? दूरी में। दूरी में क्या है ना, दिशा से हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है, बस यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। अब जो उस दोनों के बिंदु के यानी कि दो जगहों के बीच की लंबाई जितना आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम? दूरी। जैसे हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, चल रहे हैं, कभी इधर गए। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे आप प्लेन पेपर का यूज करते हैं ना, इसमें जो ना ऊपर वाले साइड को क्या मानते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ऊपर वाले क्या बोलेंगे? उत्तर। नीचे को दक्षिण, इंग्लिश में साउथ। इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट, दाहिनी साइड को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूरब। पूरब। और इधर वाले को पश्चिम, वेस्ट। समझ में आया? कहने का मतलब है, यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे प्लेन पेपर में तो क्या कहेंगे हम? उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। यदि नीचे जाएंगे तो दक्षिण की ओर। यदि उधर जाएंगे, दाहिनी साइड जाएंगे तो आगे साइड, दाहिनी साइड तो पूरब की ओर। और इधर बाएं साइड जाएंगे तो पश्चिम की ओर। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं इधर से चलना शुरू किया, इधर कौन सी दिशा है? पूरब है। पहले पूरब दिशा में जा रहा था, फिर मैं दक्षिण दिशा में आया, फिर पूरब में गया, फिर दक्षिण में गया, नहीं गया, फिर पूरब में जा रहा हूँ, फिर ऊपर गया मैं। ऊपर कौन सा दिशा है? उत्तर। उत्तर दिशा में गया, फिर कर्वाकार दिशा में गया। नहीं, कर्व नहीं, थोड़ा सा बना हुआ टेढ़ा जैसा, इसको कर्व बोलते हैं। वक्र। वक्र रेखा पे गया, फिर सीधा गया किधर? पूरब की ओर, फिर उत्तर की ओर। ऐसे चल रहे हैं ना, फिर दक्षिण की ओर, फिर लास्ट में जाके क्या बोलते हैं? उत्तर की ओर जाके मंदिर पहुंचते हैं। कितना बार हमको दिशा चेंज करना पड़ा। यदि एक बार भी दिशा चेंज करना पड़ जाए ना तो वो आपका क्या हो जाएगा ना, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। वो कैसे, बताता हूँ। दूरी में क्या है, हम दिशा देखते ही नहीं, क्या है, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो उसमें दिशा देखेंगे ही देखेंगे। यदि मैंने ठान लिया कि हमको इसी सीधा में जाना है, जैसे यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता से यहाँ जाना है, तो वो जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा, वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। और विस्थापन में क्या है ना, यदि मैं पहले टारगेट कर लिया हूँ, मैं यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सीधा चलूँगा, तो क्या दिशा हमको पता है पहले से, है ना पता? तो इसमें क्या हो गया कि विस्थापन में दिशा होता है, क्या होता है? निश्चित होता है। समझ रहे बात को? विस्थापन में क्या होता है? दिशा निश्चित होता है। क्यों होता है? पता चला, क्योंकि मैं पहले ही टारगेट कर लिया हूँ कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब आप ही बताइए, यदि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो, सपोज डैट, ऊपर नहीं नीचे, ये थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो आपको पहले दिशा टारगेट करना पड़ेगा कि इसी दिशा में जाना पड़ेगा और बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। तो वो कंडीशन कब आएगा? जब दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी कवर कीजिएगा, निम्नतम दूरी कवर कीजिएगा, यानी कि पहुंच जाइएगा, सबसे कम से कम दूरी तय करके पहुंचिएगा, तभी वो उसका क्या होगा? बिल्कुल सीधा पॉइंट होगा। थोड़ा सा भी टेढ़ा चले गए तो क्या हो गया? दूरी ज़्यादा ले लिया, आप ले लिए ना। इसलिए कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी, जो सबसे नज़दीकी दूरी होगा तो बिल्कुल सीधा दूरी होगा, वही होगा ना। अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं, सबसे निम्नतम कब होगा? जब बिल्कुल सीधा लाइन खींच के यहाँ तक पहुँचते हैं। थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दिए तो सबसे निम्नतम दूरी नहीं होगा। ये जो है ना, ये ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच के निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या होता है? दिशा निश्चित होती है। किसमें दिशा निश्चित होता है? विस्थापन में। क्वेश्चन दबा के पूछता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। ठीक है, विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए हटाइए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। दूरी में क्या है ना, दूरी में दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। चल रहे हैं बाबू साहब की तरह, चाहे कभी उत्तर जाना पड़े, कभी दक्षिण जाना पड़े, कभी पश्चिम जाना पड़े, या फिर कभी ऐसे जाके ऐसे कैसे भी चले जाइए, बस वहाँ तक पहुँच जाइए। और ये दूरी जो है आपका, जितना आप लंबाई यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, उसको क्या बोलेंगे हम? दूरी। ठीक है, दूरी में दिशा नहीं होता है, विस्थापन में दिशा होती है। इतनी सी बात के लिए आपको इतना चीज समझाना पड़ा। यदि अभी भी ये बात नहीं समझ में आया होगा, तब तो फिर बहुत कोई बात समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हमको इतना लंबा क्लास लेना पड़ा, थोड़ा लंबा स्लाइड ले जाना पड़ा इस छोटी सी बातों के लिए।
ठीक है, इसमें कभी आगे फंसिएगा नहीं, क्योंकि इसी पे फिजिक्स जो है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घूमते रहता है इर्द गिर्द। ठीक है, तो चलिए, तब तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड। चलिए अब देखते हैं चाल और वेग क्या होता है। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझना है, देखिए एकांक समय मतलब इकाई समय, यानी कि एक समय में तय की गई दूरी, यानी जितना दूरी वो तय करेगा, समझे ना, उसको क्या बोलेंगे हम, चाल। अब देखिए यहाँ से एक पेड़ से मंदिर तक जाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, 10 किलोमीटर करता है ना, 10 किलोमीटर। और जाने में समय कितना लगता है, 5 मिनट। कितना लगता है, 5 मिनट। 5 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो एकांक समय में, इकाई समय में, यानी कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा वो, क्या कैपेसिटी उसकी दूरी तय करने का एक समय में, यानी कि 1 मिनट में। जब वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो हम क्या किए यहाँ पे, 10 में 5 से भाग दिए। भाग का मतलब बटा होता है ना। तो चलिए देखिए, तो क्या हो गया, 10 बटा 5, 5 दूनी 10, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति मिनट। यही हुआ ना कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है ना, 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, चाल। चाल में क्या होता है, दूरी में दिशा था, नहीं था, तो चाल में दिशा होगा, नहीं होगा। आया समझ में। इसलिए क्या है, इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। किसमें, दूरी में, चाल में। यहां तक समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं वेग में। एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को, एकांक समय में यानी कि इकाई समय में, यानी कि एक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को, जितना वो विस्थापित कर जाए। विस्थापित का मतलब सीधी सी बात है ना, कि सीधा से देखिए, जो बिल्कुल नजदीकी दूरी हो दो बिंदु की, बिल्कुल सीधा ठक, वो दूरी जो होगा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि यदि हमको यहाँ से कोई चीज़ उठा के यहाँ विस्थापित करना है, तो बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल जो निम्नतम दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। वही है यहाँ पर, पेड़ है, मंदिर है, ये दोनों के बीच की निम्नतम दूरी क्या है, 6 है। टाइम कितना लग रहा है 6 किलोमीटर जाने में, 6 किलोमीटर जाने में इसको 3 मिनट लग रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर विस्थापित होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट। तो एकांक समय बोल रहा है ना, तो यानी कि 1 मिनट में, बताइए विस्थापन कितना था, 6 बटा 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले इसको देख लीजिए, चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेग को वेलोसिटी बोलने की वजह से इसको जो मानते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, वेग को भी में क्या करते हैं, उसको वेग को क्या लिख देते हैं, भी लिख देते हैं शॉर्ट में, यदि लिखना हो तो। भी मतलब वेलोसिटी, तो भी लिख दिए वेग को। विस्थापन को किससे मानते हैं, एस से, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसमें क्या मानते हैं, एस है डिस्प्लेसमेंट। इसका इंग्लिश क्या होता है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता डी है, लेकिन इसका जो माना जाता है, क्या माना जाता है इसका, वो एस माना जाता है। समय का आपको पता है, टाइम, TIME, तो टाइम का क्या होता है, टी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। चलिए देखिए, तो बटा क्यों किया यहाँ पर, दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी 10 किलोमीटर था, समय कितना था, 5 मिनट था, तो बटा करना पड़ रहा है ना। इसीलिए चाल का जो फॉर्मूला होता है, सर लोग क्या करते हैं, और जो जहां भी पढ़े होंगे, रटवा देता है कि भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। वैसा नहीं करना है, क्यों होता है वो देखना है। क्यों हुआ 10 बटा 5, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एकांक समय में कितनी दूरी वो तय कर रहा है। तो क्या दूरी में समय से भाग दिए, तो दूरी में समय से भाग दे दिए, तो ये क्या हो गया आपका, एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूत्र, जो कि रटवाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, वेग में भी वही था, विस्थापन में समय से भाग देना पड़ा था, तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो कितना विस्थापन निकला था, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये भी कितना निकला था, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। उससे मतलब नहीं क्या निकला, अब ये देखना है कि इसका मात्रक क्या होगा।
मात्रक समझते हैं, एसआई मात्रक जब भी निकालने की बात करेंगे तो एसआई मात्रक, ये आपका एसआई मात्रक नहीं है। क्यों? कि इसमें दूरी किससे मान लिए हैं, किलोमीटर में, और समय किसमें लिए हैं, मिनट में। और एसआई में क्या होता है कि दूरी को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं ना, और समय को सेकेंड में मापते हैं। जब इसको हम किस में मापते हैं, मीटर में, इसको सेकेंड में। यहाँ तो हमको दिख नहीं रहा, तो ये एसआई मात्रक नहीं है। ये मेरा मन हुआ मानने का, मान लिए, दे दिए तो हो गया, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, दूरी विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन तो लंबाई होगा ना, मीटर बटा सेकेंड, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं मीटर एस पर पावर -1, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका एसआई मात्रक हुआ, याद रहेगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात जो बता रहा हूँ ना, साथ साथ नोट करते चलिए। मेरे भरोसे मत रहिए कि मैं टेलीग्राम पे दूंगा नोट्स, फिर वहां से बस देख के ऐसे ऐसे करके उतारोगे, नहीं। अभी जो आप नोट करोगे ना, वो आपके दिमाग में ज़्यादा फायदा करेगा। चाहे आपको पॉज करना पड़े, रोकना पड़े वीडियो, तो रोक के नोट करो, तभी ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप सोचोगे कभी ऐसे भूसी बाबू की तरह बैठ गए, देख लिया वीडियो और बाद में नोट कर लेंगे जब मन करेगा पीडीएफ देख के, तो वो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं भी क्लास ले रहा हूँ वैसे साथ ही साथ इसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, उसी तरह से चाल का क्या होगा, मात्रक, दूरी का क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि मीटर एस पर पावर -1 हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब है चाल का मात्रक और वेग का मात्रक क्या होता है, बराबर होता है। जो चाल का एसआई मात्रक होगा और जो वेग का एसआई मात्रक होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अंतर क्या है कि चाल में दिशा नहीं होती और वेलोसिटी में, यानी कि वेग में, दिशा होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि हमको यहां से यहां तक जाना है सीधा, उसी के रेफरेंस पे निकाल रहे हैं ना कि 1 मिनट में कितना दूर चला जाएगा। तो वेग में क्या है, दिशा है, तो इसमें क्या है, दिशा नहीं है। अब एक चीज और बता देते हैं आपको, सदिश राशि। अच्छा, परिमाण पहले समझ लीजिए। इसका परिमाण क्या निकला था, 2 किलोमीटर प्रति मिनट निकला था ना। परिमाण क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए कि इतना है, मापने के लिए, उसको नोट करने के लिए क्या बोलते हैं, उसको परिमाण। जैसे बोलेंगे खाली चाल क्या, कुछ तो होगा ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलेंगे इसका वजन है 5 किलोग्राम, कुछ तो होगा ना, यदि चाहे 100 ग्राम हो या 25 ग्राम हो, कुछ तो बोलेंगे ना। और जो कुछ बोलेंगे इसको दिखाने के लिए, इसकी मात्रा को दिखाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण हुआ इसका, ठीक है। उसी तरह से कोई भी भौतिक राशि हो, चाल भी क्या है कि भौतिक राशि है, वेग भी क्या है, भौतिक राशि है, इसका ये क्या हुआ, परिमाण हुआ, ये क्या हुआ, परिमाण निकला। आया समझ में? परिमाण तो दोनों में होगा, चाल में भी और वेग में भी। लेकिन चाल में क्या होगा, परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो और वेग नहीं हो, सॉरी, जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, ठीक है, मैं वेग बोल दिया था, दिशा नहीं हो, जैसे इसमें नहीं था, तो उस राशि को क्या बोलेंगे, अदिश। अदिश मतलब इसमें कोई दिशा ही नहीं है, बेकार है, फालतू है, फालतू नहीं है, ठीक है। बात को समझना है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ठीक है। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण है, किसमें क्या है, सिर्फ परिमाण है, इसमें सिर्फ क्या है, परिमाण है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। इसमें कोई दिशा है, कोई दिशा नहीं है, कभी इधर गया तो कभी उधर गया, ठीक है। तो इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ऐसे आपको कई भौतिक राशि मिलेंगे जिसमें अभी तक आप दो ही के विषय में जानते हैं, जो कि अदिश राशि है, दूरी और चाल, ठीक है। दूरी और चाल ऐसी राशि है जो क्या है, अदिश राशि। उसके अलावा भी बहुत है, द्रव्यमान भी है, समय भी है, इत्यादि और बहुत सारे हैं, ऊर्जा भी है, लेकिन हम उसको अभी नहीं बताएंगे। क्यों? उसको जब आएगा ना चैप्टर वाइज चैप्टर, उसमें इसी तरह से बताते हुए चलेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा ऐसा क्यों है कि वो सदिश है और ये, यानी कि उसमें दिशा है तो इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब इसके विपरीत चलिए, इसके विपरीत मतलब जस्ट दूसरी साइड, सदिश राशि वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, जैसे वेग हुआ, वेग में परिमाण है, साथ साथ दिशा भी है। वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है, दिशा भी ज्ञात होता है, पता रहता है कि हमको इसी सोझा में चलना है, यानी कि इसी दिशा में चलना है। इस प्रकार की राशियों को क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से। आपका जो सदिश राशि का उदाहरण क्या हुआ, आपका वेग,
विस्थापन, आपको वेग पहले बता रखा हूं कि वेग क्या है, सदिश राशि है। क्यों? कि इसमें दिशा निश्चित होती है ना, सॉरी यहाँ पे है, वेग में क्या होता है, दिशा निश्चित होती है। और विस्थापन तो पहले बता रखा कि बिल्कुल ही सीधा चलता है, तो विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। वैसे ही त्वरण है, बल है, भार है, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में त्वरण आ जाएगा, लेकिन बल भार आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अनुकर्मणोपाती और व्युत्क्रमणोपाती। एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, अनुकर्मणोपाती, व्युत्क्रमणोपाती, ये फिजिक्स का, भौतिकी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको क्लियर वे में समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा चीज़ है कि काफ़ी लोगों को फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है और समझ में नहीं आता। यदि ऐसा हुआ तो सोचिए कब पूरा का पूरा फिजिक्स है ना, ऐसे तैसे निकल गया। ठीक है, इसलिए इसको अभी थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, अनुकर्मणोपाती, अनुकर्मणोपाती को समानुपाती भी कहा जाता है। अब समानुपाती क्या है, अनुकर्मणोपाती क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। यदि दोनों एक ही चीज़ है तो वो है क्या, देखिए मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँ समझ में नहीं आएगा। चलिए एक उदाहरण लेता हूँ छोटा सा, मान के चलिए, अच्छा चलिए सबसे अच्छा उदाहरण है, आपके घर में खाना बनता होगा, बिल्कुल बनता होगा, इसमें जो बहन लोग होगा ना उसको मज़ा आएगा देखने में भी, और समझ भी ज़्यादा अच्छा सा आएगा। जो लड़का लोग होगा ना उसको थोड़ा सा आएगा, लेकिन कम आएगा, नहीं पूरा आ जाएगा। देखिए पता चल जाएगा किसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहन लोग को या फिर भाई लोग को। ठीक है, देखिए मान के चलिए भात, भात समझते हैं, चावल, चावल को पानी में डालते हैं, उबालते हैं तो क्या बनता है, वो चावल बड़ा हो जाता है, उजला उजला नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भात बोलते हैं। जो बिहार से वो समझ रहे होंगे, जो बिहार से बाहर है शायद वो लोग कम समझते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बता दें ना, चावल जो होता है, धान से जो चावल निकलता है, नहीं खाने के लिए राइस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, भात। और एक साइड ले लेते हैं हम दाल। यदि मान के चलिए आपको कहा जाए कि आपको घर में भात और दाल बनाना है, तो आप कितना चावल लोगे और कितना दाल लोगे। यदि मान के चलो आपके घर में 10 आदमी है, 10 फैमिली है, तो कितना चावल लोगे, कितना दाल लोगे। आप जितना भी चावल लीजिएगा, यदि आप चावल 1 kg लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 kg, तो दाल कितना लेना पड़ेगा, 250 ग्राम। 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो वही हुआ क्या, इसका चौथाई भाग क्या हो गया, 250 ग्राम होता है ना, जिसको 1 पौवा बोलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, यदि मैं कहूं कि अब जो है ना आदमी बढ़ गया, 10 से होके 20 हो गया आदमी, तो अब कितना चावल लोगे आप, 2 kg लोगे ना। तो दाल कितना लोगे आप, 500 ग्राम। बात को समझिएगा, 1 kg का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम। 2 kg का मतलब 2000 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यदि मैं बोलूँगा कि मुझे 4 kg चाहिए, क्या 4 kg चावल हमको यूज करना है, तो दाल कितना लेंगे, उसी हिसाब से लेंगे, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो कितना लेंगे, ये 500 गुना क्या बोलते हैं, 1 kg लेंगे ना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम लेंगे। अब यहाँ पर बात को समझिए, यदि यहाँ तक बात समझ में आ गया हो, ऐसा मैं क्यों लेता हूँ, आपको पता है ना, जब चावल हम बनाते हैं, चावल इतना लेते हैं, दाल इतना सा लेते हैं, ध्यान में है। यदि ध्यान में होगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, यदि ध्यान में नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सबको लगभग जो है ना, सबको पता होगा, सब देखते होंगे घर में कि चावल इतना ले लेते हैं और दाल इतनी, ये सब बनाते हैं ना, कुकर में डाल के सीटी बजाते हैं। चलिए बात को समझना है, यहाँ पर 1 kg चावल लिए तो 250 ग्राम दाल, 2 kg चावल लिए तो 500 ग्राम दाल, 4 kg चावल लिए तो 1 kg दाल। देखिए एक चीज आप नोट कीजिएगा, जब भी ले रहे हैं ना हम इसका 1/4 जो चावल ले रहे हैं हम दाल का 4 गुना ले रहे हैं। यहां भी देखिए 4 गुना ले रहे हैं, यहां भी कितना ले रहे हैं, 4 गुना ले रहे हैं ना। यानी कि क्या है, प्रत्येक स्थिति में क्या देख रहे हैं हम, समान अनुपात में बढ़ रहा है आगे। इसको क्या बोलते हैं, एक समान अनुपात में आगे बढ़ना, नहीं बढ़ा। यदि 1 kg था तो 250 ग्राम, 2 kg था तो 500 ग्राम, 4 kg था तो 1 kg।
आ रहा है समझ में? यानी कि जहां भी देख रहे हैं हम अंतर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे चावल को वैसे वैसे दाल की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। यदि हम मान के चलिए बोलेंगे दाल की मात्रा घटाना है, 125 ग्राम करेंगे तो चावल कितना लेंगे, आधा केजी लेंगे। तो उसी अनुपात में घटा रहे हैं हम, नहीं घटा रहे हैं जी। यदि किसी अनुपात में किसी को बढ़ा रहे हैं, यानी किस अनुपात में बढ़ा रहे हैं, समान अनुपात में बढ़ा रहे हैं। यहां भी ये दोनों के बीच का अनुपात क्या था, अनुपात समझते हैं ना? अनुपात क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपका उम्र कितना है, 20 साल, आपके पापा जी का उम्र कितना है, 40 साल, ठीक है। यदि इसमें भाग देंगे तो 2:1, यानी कि इसको 2/1 को हम क्या बोलते हैं, 2:1, यानी कि आपके पापा जी और आप में जो उम्र का वो है अंतर है कि मतलब क्या बोलते हैं, अनुपात है कि क्या अनुपात है, 2:1, यानी कि आपसे पहले नीचे क्या था, आपका उम्र था, आपसे आपका पापा 2 गुना ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुपात, यानी कि बटा को हम क्या बोल देते हैं, अनुपात, सिर्फ 2 बिंदु लगाते हैं। तो यहां पर क्या अनुपात चल रहा था, 4:1। यदि चावल 4 केजी तो दाल 1 केजी, इसी हिसाब से आगे और पीछे चल रहा था, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जो समान अनुपात में जो आगे बढ़ रहे हैं इसी को बोलते हैं समानुपात। और समानुपात का सिंबल ये है, ठीक है, समानुपात का सिंबल ये है आपका, यानी कि भात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाल, यानी कि ये क्या है, अनुकरणुपाती, यानी कि समानुपात है, यानी कि एक ही अनुपात में ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी। बात समझ में आया? चलिए एक दूसरा उदाहरण लेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अब अनुकरणुपाती को ही समानुपाती भी कहते हैं, बता दिए ना। अब देखिए, जब कोई दो राशियां भात या दाल समान अनुपात में बढ़ती या घटती है, समान अनुपात में क्या हो रहा है, बढ़ती या घटती है, तो वहां इसका उपयोग किया जाता है, वहां किसका उपयोग किया जाता है, समानुपात का उपयोग किया जाता है। ये दोनों बराबर नहीं है, कभी बराबर हो सकता है क्या, ये दोनों नहीं है। सिर्फ क्या है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों बराबर है, इसका देने का मतलब बराबर का चिन्ह ये होता है, ठीक है। ये बराबर नहीं, ये बस ये दिखाता है कि भात जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में दाल को बढ़ाएंगे, यदि भात को जिस अनुपात में घटाएंगे उसी अनुपात में दाल को घटाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, अनुकर्मानुपाती, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे तरफ एक उदाहरण लेते हैं हम। चाल बराबर क्या होता है, चाला लिखा दिया, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अब देखिए इन दोनों में तुलना करके देखते हैं हम, दूरी प्रोपोर्शनल टू समय, ठीक है। अब आप बताइए ये चाल क्या है, बीच में बेचारा स्थिर है। यदि हम समय को बढ़ाएंगे, समय को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समय जैसे मतलब मान के चलिए यहां से यहां तक जाने में कितना 3 मिनट लग रहा था, अब मान के चलिए समय ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, 3 मिनट के बदले 6 मिनट लग रहा है। और उसी हिसाब में दूरी को भी हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूरी को भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए अभी यहां पर क्या था, इसको लीजिएगा, ये विस्थापन था ना, इसको ले लेते हैं, 10 किलोमीटर 5 मिनट, ये 10 था तो ये कितना था, 5 था। यहां तक समझ में आया, ये 5 मिनट लग रहा था, ये क्या था, 10 किलोमीटर था। यदि मान के चलिए एक ही अनुपात में, तो यहां पर चाल क्या था, इस स्थिति में, इस कंडीशन में चाल क्या था, देखिए क्या था चाल, दूरी बटा समय, 10/5, 5 दूनी 2 किलोमीटर प्रति मिनट, यही था ना, क्या था चाल अभी इस कंडीशन में। अब आप खुद देखिए, जब हम समान अनुपात में इसको बढ़ाएंगे, यदि मान के चलिए दूरी और समय समान अनुपात में चले तो चाल क्या होगा। यदि मान के चलिए ये 10 किलोमीटर था, यदि इसको हम दूरी को 20 किलोमीटर कर दिए, ये दूरी 10 किलोमीटर था, अब ये 20 किलोमीटर हो गया, तो समय भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। किस हिसाब से बढ़ेगा, ये 10 मिनट हो जाएगा, होगा ना। तो कहने का मतलब है यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ाएंगे। यदि हम ऐसा कर रहे हैं,
यानी कि समान अनुपात में दूरी और समय को हम बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, चाल बराबर होगा, स्थिर रहेगा, अचर होगा। अचर मतलब एक होता है चर होता है, एक होता है अचर। चर और अचर भी समझा देते हैं क्या होता है। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहे, अचर का मतलब क्या होता है, जिसका मान कांस्टेंट हो, कभी ना बदले। कांस्टेंट नहीं बोलते, कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चर का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे। ठीक है, आपने शायद 10th में पढ़ा होगा दो चर वाला समीकरण, पढ़े थे ना, x + y = 10, x + 2x - 3y = 5। तो दोनों चर का मान निकालें, तो x और y का क्या बोला था वहां पर, चर बोला था। चर मतलब उसका मान कुछ भी निकल सकता है, अभी उसको पता नहीं है, वो क्या हुआ, वेरिएबल होता है, यानी कि बदलते रहता है। किसका मान, चर का मान। समझिएगा बात को, इसी पे पूरा फिजिक्स है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या है, अचर। अचर क्या है, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट पद हो, जो एक बार उसका वैल्यू निकल गया, जो भी मान निकल गया तो वही रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अचर, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, यदि ऐसा होता है, कैसा होता है, एक कंडीशन मैं दे रहा हूं, यदि दूरी और समय क्या हो, समानुपात हो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे दूरी घटेगा, जैसे जैसे समय घटेगा वैसे वैसे दूरी भी घटता चला जाएगा, लेकिन हमेशा एक ही अनुपात में घटना या बढ़ना चाहिए। तो उस कंडीशन में चाल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि अचर होगा, यानी कि मान नहीं बदलेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर निकाले थे तो कितना निकला था, 10/5 का 2 किलोमीटर प्रति मिनट। अब 20/10 का निकाल लेते हैं, यहाँ भी क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। इसी तरह से जितना का भी निकालिएगा ना, अगर यदि समान अनुपात में ये बढ़ा या घटा होगा दूरी समय, तो क्या होगा वहां पर, उसका मान हमेशा 2 किलोमीटर प्रति मिनट ही निकलेगा, जो कि क्या था, अपना चाल था। है समझ में। और यही बोल दे कि विस्थापन और समय में तुलना कर दे, यदि विस्थापन समय के साथ समान अनुपात में आगे बढ़ रहा हो या फिर समान अनुपात में हो, तो उस कंडीशन में अब यहां पर आपको चाल नहीं बोलेगा, बोलेगा वेग क्या होगा। वेग बताए थे ना, जस्ट भी बताए हैं। तो वेग क्या होगा, तो वेग भी क्या होगा, अचर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम विस्थापन बढ़ा रहे हैं समय भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे जैसे विस्थापन घटा रहे हैं उसी अनुपात में समय भी घट रहा है। जब समान अनुपात में घट रहा है तो जब उसका वेग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, यानी कि अचर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे एक ऑब्जेक्टिव डालेंगे, उसको बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, भात और दाल की कहानी समझ में आ गई। बच गया आपका चोखा। चोखा समझते हैं, जिसको भरता बोलते हैं, आलू का भरता, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको समझाना था हमको इसमें। क्या समझाना था, अच्छा मान के चलिए यहां से यहां तक की का विस्थापन क्या था, 6 किलोमीटर, दूरी क्या था, 10 किलोमीटर। यदि कोई मान के चलिए बोलेगा नहीं हम यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक ही रास्ता है कि यहां से यहीं तक जाना है, तो उस कंडीशन में यदि कोई सीधी रेखा हो जा रहा हो तो दूरी भी 6 किलोमीटर हो सकता है और विस्थापन भी 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्या बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यदि मान के चलिए, इसके बीच में एक डायग्राम बनाता हूं, मान चलिए यहां से हमको यहां जाना है, हमको कोई दो रास्ता नहीं, बिल्कुल सीधा गया कोई चीज। अब बोलेगा दूरी क्या होगा, यदि मान के चलिए 6 किलोमीटर है तो दूरी भी 6 किलोमीटर, विस्थापन भी 6 किलोमीटर होगा ना, यानी कि दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, दूरी बड़ा हो सकता है। समझिएगा क्या करें, यहां तक समझ में आ गया। यदि ऐसा कंडीशन हो कि बिल्कुल सीधी रेखा जा रहा हो, दो बिंदु है ए और बी, तो यहां पर क्या होगा, जो विस्थापन होगा वो दूरी के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा कंडीशन हम दिखाते हैं, कहां दिखाएं, यहां दिखा लेते हैं। ऐसे करके जा रहे हैं हम, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर यहाँ के पहुंच गए, यहाँ ए बिंदु, ये बी बिंदु। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो क्या होगा, आप एक चीज देखिएगा, यहां बोलेंगे विस्थापन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, चाहे इस बीच में पहाड़ भी हो ना, ए और बी के बीच में क्या हो, पहाड़ पर्वत कुछ भी हो, फिर भी हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेंगे, हमको चलना नहीं है ना, बस मापना है तो माप लेंगे।
उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, विस्थापन। दूरी को लेकिन हम इसी अनुसार, जैसे जैसे वो वस्तु गया है, परिभ्रमण किया है, वैसे वैसे लेंगे दूरी, ठीक है। लेकिन जब विस्थापन देखना हो ए और बी के बीच में, तो इस दूरी को मापेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनेगा जहां क्या हो, दूरी विस्थापन से छोटा हो। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है दूरी हमेशा विस्थापन से बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, लेकिन कभी विस्थापन से दूरी छोटा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दूरी भी मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक सीधा उसको चला दिए, तो दूरी भी क्या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना, और एग्जाम में पूछता भी है। अब किसी को समझे में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, बहुत लोग रट के चला जाता है। रटने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में वोलेटाइल हो जाता है, नहीं ज़्यादा टाइम तक ले रुकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो कहने का मतलब जो मैं भी बताया, थोड़ा उसको आराम से गौर से थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। जो मैं बोला हूँ ना, दिमाग में रिवाइन करना है। जब रिवीजन करोगे ना तो ऑटोमेटिक रिवाइन होता है। जब लंबा टाइम के बाद रिवीजन करोगे, लंबा टाइम मतलब नहीं होता है कि 2-3 दिन बाद, तो मैं जो बोला हूँ ना वो दिमाग में घूम नहीं पाता। इसलिए कॉपी को, नोट्स को देखने या नहीं देखने से कोई फायदा मिलता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती हो गया, अब व्युत्क्रमानुपाती देखते हैं। अनुक्रमानुपाती फिर से रिपीट कर देता हूं, जब कोई दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती या घटती है, बढ़ या घट रहा था, ठीक है। समान अनुपात में क्या हो, बढ़े या घटे। अब देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसमें जस्ट उल्टा होता है। अगर पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी। यदि दूसरी राशि घटेगी तो पहली राशि क्या होगी, बढ़ेगी। यदि कोई घट रहा है ना तो उधर वो बढ़ रहा है, यदि उधर वो घट रहा है तो इधर बढ़ रहा है। समझे ना। इसमें क्या था, समान अनुपात में बढ़ना, समान अनुपात में घटना, वो क्या था, अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए बराबर पोजीशन पे, यदि एक को घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यदि इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। अब उसका सटीक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है, जो कि देखना आपको जरूरी है। मान के चलिए आपका क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। अब यदि मैं कहूं आपको, देखिए किसमें, चाल और समय के बीच तुलना करने के लिए, दूरी मान लेते हैं कांस्टेंट है। दूरी क्या है, कांस्टेंट मतलब अचर है। अचर मतलब वो नहीं बदल रहे हैं। यदि दूरी यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर था तो वही हम रहने देते हैं। बात को समझिएगा, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले बोले थे ना कि ये क्या है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती भौतिकी का एक क्या बोलते हैं, नहीं होता है, महत्वपूर्ण मंत्र है। यदि इसको आप छोड़ दिए तो सब छूट गया, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, समझने का पूरा प्रयास करना है, ठीक है। हार्ड भी नहीं है और हल्का भी नहीं है। हल्का तभी है जब आपको समझ में आएगा, तो फिर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। चलिए देखिए, चाल और समय में तुलना करते हैं। दूरी को हम क्या ले लिए, हटा दिया। अभी हम बराबर नहीं किए हैं, बराबर करेंगे तभी लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस मैं तुलना कर रहा हूं। यदि मान के चलिए समय को हम बढ़ाएंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, खुद सोचिए। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यदि हम समय को बढ़ा दिए, 5 से हम कितना कर दिए, 10 मिनट कर दिए, तो चाल कितना हो जाएगा। अभी कितना था चाल, 10/5, 2 किलोमीटर प्रति मिनट था। यदि हम 5 की जगह पे हम 10 लिख दें, 10/10, यानी कि समय क्या हुआ, 5 मिनट से बढ़ा दिए, यानी समय बढ़ रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो चाल क्या होगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। चाल अपना क्या हुआ, घट गया, नहीं घटा। देखिए समय को हम बढ़ाए हैं, समय को हम क्या किया, बढ़ाए, तो चाल क्या हो गया, ऑटोमेटिक घट गया, घटा ना। अब दूसरे सापेक्ष से सोचते हैं। देखिए यदि हम समय को घटा दें, 5 मिनट से 2.5 मिनट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10/2.5 मिनट।
4 बार में 4 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। अब क्या हो गया, देखिए पहले चाल कितना था, 2 किलोमीटर प्रति मिनट, अब क्या हो गया 4 किलोमीटर प्रति मिनट। जैसे ही हम समय को घटाएं और चाल क्या हो गया, बढ़ गया। बात को समझिएगा, हम बोले थे ना, देखिए ये क्या है चाल, ये क्या है समय। पहले मैं समय को बढ़ाया, चाल ऑटोमेटिक नीचे चला गया, 2 से 1 पे नहीं चला गया था। फिर अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, यदि मैंने समय को क्या किया, समय को अगर यदि घटाया, कितना था 5 से मैंने कितना कर दिया था 2.5 मिनट किया था ना। जब समय को हम घटा दिए, चाल देखिए कितना हो गया, पहले था 2 तो अब कितना हो गया 4। देख रहे हैं ना, ये अंतर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती में अगर पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी, पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी, और यदि पहली राशि घटेगी तो दूसरी राशि बढ़ेगी। समझ में आ गया क्लियरली? यही था आपका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कंडीशन कारण क्या होता है, बताता हूँ मैं। इसका कारण ये है कि जब मान के चलिए आप किसी भी चीज़ की, मान के चलिए आपका ये कितना है 20 है, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 10। यदि 20 में 2 के बदले आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 5। यदि यहाँ पर 4 को छोड़ के 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 4। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 2 था, फिर 4 से दिए, फिर 5 से दिए, जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा है पूरा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 10 था, फिर 5 आया, फिर 4 आया। जब व्युत्क्रमानुपाती लिखना होता है तो बटा में लिखते हैं। तो क्यों, इससे तभी पता चलेगा ना, जैसे जैसे नीचे बढ़ाएंगे तो पूरा वैल्यू क्या होगा मेरा, घटेगा। नहीं घटेगा क्योंकि बटा में है ना। अब नीचे देखिए बढ़ाते गए 2 4 5, जैसे जैसे करते गए पूरे का वैल्यू क्या हुआ, घटता चला गया। यदि वही हम मान के चलिए अभी 20 नहीं रहता, दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए 60 है, यदि हम इसको 20 से भाग देंगे तो कितना होगा 3। यदि 60 में फिर हम अब इसको घटाएंगे, 15 से भाग देंगे कितना होगा 4। यदि हम 60 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखिए नीचे जैसे जैसे घट रहा है, पहले 20 था, फिर 15, फिर 10, तो उसका पूरा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझे ना, जो बटा में होता है उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, और जो डायरेक्ट लिखते हैं भात और दाल की तरह, वो होता है अनुकरणुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का नोट करने का मतलब क्या है, कैसे नोट करते हैं, 1 बटा जिसका भी जिससे कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। और ये बीच में क्या है, जो सिंबल यहाँ है वही सिंबल यहाँ रहेगा, लेकिन अंतर होगा कि ये बटा में लिखा जाएगा। क्यों लिखते हैं ये मैंने बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ाएंगे तो पूरा का वैल्यू घटेगा, इसका मतलब क्या है, चाल भी घट रहा है। यदि जैसे जैसे नीचे का वैल्यू घटाएंगे तो पूरा बढ़ेगा, तो चाल भी बढ़ रहा है। समझे, जस्ट उल्टा होता है किसमें, व्युत्क्रमानुपाती में। किसका उल्टा होता है, समानुपाती या अनुकरणुपाती के। यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। और जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बार बार इतना लंबा नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा क्लास चला गया बस इसी में, अनुकरणुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। आज पिछले क्या बोलते हैं, पिछले क्लास का जो आपका आंसर है वो दिख रहा होगा, और आज जो जितना भी आंसर क्वेश्चन से निकल सकता है वो भी आपको दिख रहा होगा। इसको कृपया सॉल्व कीजिए और रिविजन कीजिए, रिविजन को नहीं छोड़ना है। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।